जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे गोलीय संधारित्र के बारे में कि गोलीय संधारित्र की धारिता हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हम डिराइव किए थे। और वो फार्मूला क्या था? पिछले लेक्चर में हम जो डिराइव किए थे फार्मूला C बराबर 4πε0 और कैपिटल R, जो कि गोलीय संधारित्र की त्रिज्या कैपिटल R थी। ठीक, यही हम पिछले लेक्चर में डिराइव किए थे। अब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अब ये गोलीय संधारित्र हम क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते कि इस पर जो चार्ज होता है वो चारों तरफ बंट गया होता है, मतलब कि एनर्जी जो है पूरे चारों तरफ गोले पे बंट गई होती है, जिसके वजह से ये जो है कम चार्ज स्टोर कर पाता है। इसकी धारिता बहुत कम होती है, जिसका यूज हम व्यवहारिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। इतने कम धारिता के कैपेसिटर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए ज़्यादा धारिता वाला कैपेसिटर, जो कि हम पंखे में लगा सकें, मोटर में लगा सकें। ये नहीं कि बहुत कम चार्ज स्टोर करे तो उसमें एनर्जी कम स्टोर होगा, और एनर्जी कम स्टोर होगा तो हमको तो चाहिए 25 से 50 एम्पियर करंट होना चाहिए पंखा चालू करने के लिए या मोटर चालू करने के लिए। लेकिन ये जो है इसकी धारिता कम होगी तो कम ही करंट दे पाएगा, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या किए, अब हम बनाए समांतर प्लेट संधारित्र। इसके मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किए। और वो कैसे मॉडिफाई किए? देखिए, हम किए ये कि दो हम समांतर प्लेट ले लिए। प्लेट मतलब लोहे का चद्दर या कोई धातु का चद्दर ले लिए, दो समांतर धातुओं का चद्दर ले लिए। ठीक, जिनके बीच हम बहुत कम दूरी रखें। समझ रहे हैं कैसे लिए हैं? देखिए, दो कापी होगा तो ऐसे समझिए। देखिए, ये समांतर प्लेट का मतलब ये प्लेटें जो है ना इस तरह हैं, दोनों प्लेटें इस तरह हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत ही कम है। समझ रहे हैं? बस चिपकने वाले हैं दोनों प्लेट, लेकिन बहुत कम है। अभी मतलब चिपके नहीं है, बस दोनों प्लेट चिपकने वाले हैं लेकिन चिपके नहीं है। इसका मतलब कि इनके बीच की दूरी बहुत कम है। ठीक, तो दो प्लेट लिए, और ये प्लेट किस चीज के हैं? तो ये प्लेट धातु के हैं। धातु का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो धातु का दो प्लेट लिए। अब ये धातु का दो प्लेट, इनके बीच की दूरी हम मान लिए कि स्मॉल डी है, यानी कि बहुत कम दूरी पे रखे हुए हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, एक का क्षेत्रफल A1 है और एक का क्षेत्रफल A2 है। हालांकि हम दोनों बराबर लेते हैं, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर लेते हैं, इसलिए मान लेंगे कि A1 बराबर A2 बराबर A, यानी कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। ये हम ऐसा मान करके चलते हैं, ऐसे ही कैपेसिटर हम बनाते हैं। दोनों प्लेटों का हम क्षेत्रफल बराबर करके ही बनाते हैं। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा हमको? देखिए, इससे फायदा, डबल फायदा हमको। हम बड़े से चद्दर को मोड़ करके, गोल कर करके, मान लीजिए कि इन दोनों प्लेटों के बीच दूरी ही तो कम रखना है, तो एगो बीचवा में गत्ती रख दिए और गत्ती रख के दोनों प्लेट को चिपका दिए। तो बीच से गत्ते से तो ये दोनों प्लेट सेपरेट हो गए, है कि नहीं? दोनों प्लेट गत्ते बीच में रखा गया, इसकी वजह से दोनों प्लेट सेपरेट हो गए। लेकिन अब इस प्लेट को हम चिपका करके दोनों को क्या कर सकते हैं? अब फोल्ड करके रख सकते हैं। तो अब ये प्लेट जो है जगह कम घेरेगा। पहले इसे बड़ा बड़ा काहे होता था? कैसे कि गोला को बड़ा हमको बनाना पड़ता था सरफेस एरिया बड़ा करने के लिए। अब क्या करेंगे? अब दो प्लेट लेंगे। मान लीजिए कि ये जो है, ये दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट हैं। ठीक, अब इनके बीच कुछ रख दिए, गत्ती उत्ती रख दिए। ये धातु के प्लेट हैं, इनके बीच प्लास्टिक का एगो पन्नी रख दिए, जिससे इनके बीच की दूरी बनी रहे। और उसके बाद इन दोनों को ऐसे मोड़ते गए। तो पहले बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुए थे, अब मोड़ दिए दोनों को चिपका करके, तो ये कम जगह घेरेंगे। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने का फायदा क्या हुआ कि ये कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसको हम मोड़ करके भी रख सकते हैं इसी वजह से। ठीक, हम इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस पे प्लस चार्ज आ जाता है और इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। कहाँ से आता है अभी बताते हैं। ये प्लस माइनस चार्ज कहाँ से आता है? प्लस क्यू चार्ज इस पे है मान लेते हैं, और इस पे माइनस चार्ज है, और वो माइनस चार्ज कितना है? तो माइनस क्यू इस पे है। मतलब कि चार्ज की मात्रा बराबर है, बस प्रकृति अलग अलग है। तो ये चार्ज आया कैसे? ये चार्ज आया कैसे? देखिए, हम किए क्या है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के इसमें रखते गए हैं।
क्या किया है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के इस प्लेट पे रखते गए हैं, जिसके वजह से इस प्लेट पे क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, और इस प्लेट पे भी चार्ज आ गया। इस पे प्लस आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन गया, इस पे रखे हैं सभी इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया है। ठीक, तो दोनों प्लेट चार्ज हो गए, दोनों प्लेटों को चार्ज कर दिए। अब ये हम हाथ से तो कर नहीं सकते हैं, हम आवेशन हाथ से नहीं कर सकते हैं। दोनों प्लेटों पे इलेक्ट्रॉन निकाल के एक से और दूसरे पे रखना है, हाथ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या, कहेंगे इलेक्ट्रॉन इस पे से निकाल रहे हैं, इस पे रख रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच बैटरी लगाते हैं, बैटरी। ठीक, बैटरी लगा दिए, मान लीजिए ये हो गया बैटरी, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, तो क्या होगा, यहां से ये बैटरी चार्ज कर देगी। मतलब बैटरी काम क्या करती है, देखिए बैटरी जो है ना कुछ काम नहीं करती है, बस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने का काम करती है बैटरी। हम जो भी इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं, अगर उसमें तार लगा दिया जाए और एक बीच में बल्ब लगा दिया जाए, मान लीजिए एक बैटरी है, बैटरी, ठीक, ये इसका पॉजिटिव और निगेटिव पोल है, पॉजिटिव निगेटिव, एक बल्ब है, इसको जलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको तार से बैटरी से जोड़ देंगे। अब ये बैटरी इसमें कुछ नहीं कर रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही है, बल्ब में बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती है। ये जो तार है, जो धातु का तार है, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन रहते, इधर उधर गति कर रहे होते हैं, इधर उधर रेंडम गति कर रहे होते हैं। अब ये जो बैटरी है उन इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में गति कराने लगती है, प्लस से माइनस की ओर गति कराने लगती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। विद्युत धारा खैर ऐसे प्रवाहित होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो जो विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगा तो ये बल्ब जलने लगा। मतलब बैटरी ने क्या किया, बस इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया, बस यही किया, बस धक्का दे दिया इलेक्ट्रॉन को, जिसके वजह से ये बल्ब जलने लगा। वही चीज यहाँ पे हुआ, यहाँ से प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले और बैटरी ने उसको दौड़ा करके यहाँ पे पहुंचा दिया। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और इधर पहुंचा दिया। खैर इधर माइनस होना चाहिए बैटरी का, अब बनाने में फिगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस होना चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ, इधर क्या होगा, देखिए बैटरी का प्लस है, यानी कि प्लस से क्या होगा, विद्युत धारा माइनस की ओर जाएगा। ठीक, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा जाएगा, माइनस से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। पहले ही ठीक था, कन्फ्यूजन में गलती हो गया। ठीक, देखिए ये जो था ये बैटरी था, ये माइनस ये प्लस, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर से निकला और इधर चला गया इस प्लेट पे। ये काम कौन कर रहा है, तो ये बैटरी कर रहा है। बैटरी ने इधर से इलेक्ट्रॉन निकाला इस प्लेट से और इस प्लेट पे पहुंचा दिया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे वैसे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वो समझना नहीं है हमको यहाँ पे, अभी अगले चैप्टर में आएगा वो, उसके बारे में समझना पड़ता है, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे विद्युत धारा बिना सर्किट के कैसे प्रवाहित हो रही है। छोड़िए उसको। ठीक, देखिए ये दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम बराबर मान लिए। हम मान लिए कि बैटरी से इन दोनों प्लेटों को चार्ज कर दिए हैं और चार्ज दोनों पे बराबर आया है, Q और Q, और एक पे माइनस तो एक पे प्लस आया है। कैसे कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे क्या है, तो हम कहेंगे कि इन प्लेटों पे चार्ज कितना है, तो आवेश कितना है, तो आवेश है Q। अब किस में है, प्लस में है माइनस में हमको नहीं मतलब है, बस Q आवेश है। कितने मतलब आवेश का कितना परिमाण है, Q है। ठीक, अब ये Q आवेश है, हमको पता है कि C बराबर होता है Q/V, यानी किसी भी चालक की धारिता अगर निकालनी है तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं C बराबर Q/V। हमको Q यानी आवेश मालूम है, V मालूम करना है, V यानी विद्युत विभव। तो विद्युत विभव हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए विद्युत विभव कैसे मालूम किया जाता है। हमको पता है कि डेल्टा V बराबर होता है E.dr, E.delta r लिख सकते हैं, E.delta r, ये हम जानते हैं, हमको पता है ना कि E.delta r बराबर क्या होता है, डेल्टा V होता है। हम पिछले लेक्चर में इसको प्रूफ कराएं, पिछले लेक्चर में नहीं, इसी चैप्टर में ही प्रूफ कराएं। ठीक, तो अब देखिए अब क्या होगा, हम मान लेते हैं, देखिए लाइट आ गया, अब थोड़ा, अभी तक लाइट नहीं था। हम मान लेते हैं, देखिए इनके बीच कोई बिंदु है, इन दोनों प्लेटों के बीच, तो दोनों प्लेटों के बीच अगर हमको विद्युत विभव निकालना है, ये विद्युत विभव नहीं है, हालांकि विभवांतर है, कहीं भी विभवांतर ही होता है, विद्युत विभव नहीं होता है कहीं भी। ठीक, कहीं भी विद्युत विभवांतर ही आता है। तो ये विभवांतर कहाँ है, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य।
अब दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, मान लीजिए इस प्लेट पे प्लस आवेश के कारण कुछ विभव होगा और इस प्लेट पे माइनस आवेश के कारण माइनस में विभव होगा, तो इस पे प्लस में विभव, इस पे माइनस में विभव, समझ रहे हैं। तो ये दोनों विभव जब हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस फिर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ के दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इस पे प्लस भी विभव है और इस पे माइनस भी विभव है, कैसे कि दोनों पे तो विभव बराबर ही होगा ना। तो अब क्या कहें कि दोनों का विभवांतर कितना है, तो हम कहेंगे विभवांतर भी माइनस माइनस भी, ये कितना हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, भी कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। मतलब कि विभवांतर कितने का है, 2v का। तो वही हमको विभवांतर ही निकालना है, कहीं भी हम विभवांतर ही निकालते हैं, बस हम क्या करते हैं, अनंत पे 0 कर देते हैं, विभव को अनंत पे 0 कर देते हैं। यहाँ पे दोनों जगह विभव है, जहाँ से आवेश ला रहे हैं वहां से हम क्या करते हैं, अनंत से आवेश को लाते हैं तो अनंत पे विभव 0 कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ से आवेश ला रहे हैं उसका कुछ विभव है, हमको मालूम है, ठीक। हम कह रहे हैं देखिए हमको ये दोनों प्लेट के बीच विभवांतर निकालना है, कैसे निकालें, तो हमको पता होता है, पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे कि किसी एक समान आवेशित प्लेट के कारण, किसी एक समान आवेशित प्लेट के कारण r दूरी पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो कितना होता है, वो होता है एप्सिलॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम बताए थे, है कि नहीं, हम पहले चैप्टर में इसको बताए थे, पहले चैप्टर में इसको बताए थे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी एक समान आवेशित प्लेट के कारण r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको निकालनी है तो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो हम मान लेते हैं कि इसके कारण, इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर होगी, तो वो यह विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं E1। E1 कितना है बाबू, E1 है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बाई ए होता है, Q बाई ए। ये हम आपको बताए थे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ये पहले चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक, फर्स्ट चैप्टर का Q बाई ए। और फर्स्ट चैप्टर हम आपको 2 बार पढ़ा चुके हैं, एक बार वन शॉट में और एक बार ऐसे लेक्चर में, 2 बार पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से दूर की तरफ कितना होगा, E1 बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस प्लेट जो है इसके कारण भी इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, लेकिन माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E2 भी इधर ही होगा, और वो कितना होगा E2, तो E2 भी इतना ही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहें कि इन प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, मतलब कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों की एक ही तरफ है, यानी दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी। तो E बराबर आ गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और सिग्मा प्लस सिग्मा, यही तो बचा, सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर E। अब E बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 मर गया, बचा कितना, तो E बराबर बच गया हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यानी कि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब मालूम चल गई, और यहाँ पे डेल्टा आर की जगह पे क्या है, डेल्टा आर की जगह पे क्या है, डी है, डी है, स्मॉल डी है, तो यहाँ पे स्मॉल डी रख देंगे। अब हम विद्युत विभवांतर निकाल सकते हैं, तो अब यहाँ से हम विद्युत विभवांतर निकालते हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत विभवांतर निकालना है, इस फार्मूले में रख देना है, आ जाएगा। डेल्टा भी बराबर क्या होगा, ई हम कितना निकाले हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि सिग्मा बराबर हमको मालूम है Q बाई ए होता है, अभी रखेंगे, और गुणे डेल्टा आर की जगह पे क्या रखना है, डी रखना है, जो कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। हमको डेल्टा भी क्या निकल के आया, आप भी ही लिखिए वैसे भी, ये क्या है आप समझिएगा कि ये विभवांतर है, कहाँ का विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, सिग्मा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए पृष्ठीय आवेश घनत्व से, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट गुणे डी। हमको विभवांतर भी मालूम चल गया, आवेश पहले से ही मालूम था Q। अब इस फार्मूले में बस रख दीजिए, तो C बराबर हो गया
क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यही ना है। भी का मान कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी रख दिए मान। अब क्यू से क्यू जो है खत्म हो गया, क्यू से क्यू खत्म हो गया, सी बराबर क्या बचा, सी बराबर बचा ये ए और एप्सिलॉन नॉट ऊपर, डी नीचे ही रह जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ठीक, किसकी धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। इसकी धारिता अगर निकालनी है, क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, मतलब कि कितने बड़े बड़े हम प्लेट लिए हैं, क्षेत्रफल मतलब कि इनकी बीमाएं कितनी हैं, प्लेटों की बीमाएं कितनी हैं, जो चालक लिए हैं उनकी बीमा कितनी है, कितने बड़े बड़े चालक हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये जो चालक प्लेट रखे हुए हैं किस माध्यम में रखे हुए हैं, उनकी प्रकृति क्या है, तो उनकी प्रकृति पे डिपेंड करता है संधारित्र की धारिता, और किस पे डिपेंड करता है, चालक के आकार पे। तो ये यहाँ से सिद्ध भी हो रहा है, और डी यानी इनके बीच की दूरी। ठीक, ये कहीं इसमें इस फार्मूले में आवेश, ना तो आवेश आया है ना ही विभव आया है, इसका मतलब कि धारिता किस पे नहीं डिपेंड करती है, ना ही विभव पे ना ही आवेश पे। तो यहाँ से आप इसको छाप सकते हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम निकाल ली। क्या लिखेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी कितना होता है। ठीक, देखिए हम एक गोलीय संधारित्र लेते हैं, इसका एनर्जी देखते हैं कि एक गोलीय संधारित्र में कितना एनर्जी संचित हो सकता है, कितना स्टोर हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, हम कहते हैं कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अनंत से आवेश को लाएंगे, इस गोलीय संधारित्र को चार्ज करने के लिए अनंत से आवेश लाएंगे और आवेश ला करके रखेंगे, जिससे कि ये चार्ज होगा। हम मान लेते हैं हम छोटे छोटे आवेश लाते हैं, बड़ा आवेश नहीं लाते हैं, बहुत छोटे छोटे आवेश लाते हैं। हम मान लेते हैं डी क्यू आवेश ला रहे हैं, डी क्यू आवेश अनंत से ला रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं। तो डी क्यू, पहला डी क्यू लाए तो हमको कार्य जो है हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश नहीं था। तो आवेश नहीं था तो इस डी क्यू पे कोई बल नहीं लगाएगा, बल नहीं लगाएगा तो हमको इसको लाने में कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। किसी बल के विरुद्ध कार्य करते तब ना हम कार्य कर रहे हैं, कोई बल ही नहीं लग रहा है तो हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। तो बल नहीं लगेगा तो कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इस गोले पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए इस आवेश पे बल नहीं लगेगा, ये आराम से इसे ला के रख देंगे। तो हम कहें कि टी बराबर अगर 0 है, मतलब कि कोई समय है जब हम चार्ज करना शुरू कर दिए, चार्ज करना शुरू करने वाले हैं, तो टी बराबर अगर 0 है तो आवेश जो है Q बराबर कितना है, T बराबर 0 पे आवेश Q बराबर भी 0 है। फिर हम कहें कि देखिए हम विभव जो है ये निकालना चाहते हैं, विभव, तो विभव भी T बराबर 0 पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि गोले पे आवेश ही नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विभव क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं, सब कुछ 0 होगा। अभी आवेश लाना शुरू ही नहीं किए हुए, 0 से जैसे 1 होगा T ना, T का मान मतलब मान लीजिए समय का मान जो है, हम कह रहे हैं कि अब जा रहे हैं आवेश लाने, तो कहे कि जा रहे हैं आवेश लाने, अभी शुरू ही नहीं किए हैं आवेश लाना। तो जब नहीं शुरू किए हैं तो टाइम कितना था, 0। जैसे T बराबर 1 हुआ, 1 सेकेंड, तो हम कुछ आवेश ला के रख देंगे। ठीक, समझ में आया। तो T बराबर 0 पे ना ही हम आवेश ला के रखे थे, अभी शुरू करने वाले हैं, जस्ट शुरू करने वाले हैं लाना। ठीक, तो आवेश भी नहीं था, आवेश नहीं था इसलिए विभव नहीं था इस पे। कहे कि अब इसकी धारिता क्या होगी, धारिता क्या होगी, इस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी जब इस पे कोई आवेश नहीं है, कोई विभव नहीं है, कहेंगे 0 होगी। लेकिन बाबू गलती हो जाएगा, 0 गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा, काहे से कि हम बताए हैं अभी कि जो धारिता C है ये कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। धारिता किस पे डिपेंड करती है, तो चालक के आकार पे डिपेंड करती है, और वो चालक किस माध्यम में रखा गया है उस पे डिपेंड करती है, ना कि आवेश और विभव पे। तो इस पे आवेश और विभव नहीं है, इसका मतलब इसकी धारिता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसकी धारिता है, और अभी भी धारिता इसकी मान लेते हैं हम C है, C धारिता का ये, इसकी धारिता जो है अधिकतम आवेश रखने की क्षमता को हम धारिता बोलते हैं। तो ये आवेश रख तो सकता है ना, भले है नहीं आवेश, रख तो सकता है ना,
तो अधिकतम जैसे बाल्टी में पानी नहीं है लेकिन उसका क्षमता खत्म हो गया कि 5 लीटर पानी नहीं रख सकता है ना, उसकी क्षमता, उसकी धारिता है ना। तो वैसे यहाँ पे इस गोले की धारिता है, बस इस पे कोई आवेश अभी नहीं है, अभी इस पे कोई विभव नहीं। समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पे धारिता होगी। हम कहे कि t बराबर t समय पर, मतलब हमको समय नहीं मालूम है, हम समय अच्छे से देख नहीं रहे थे, तो t बराबर t समय पर हम क्या किए, आवेश लाए, और आवेश कितना लाए, q आवेश हम मान के चलते हैं ला दिए इस गोले पे, q आवेश, dq करते करते q आवेश इस गोले पे रख दिए। कितना आवेश, q आवेश। हम कहे विभव कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं c बराबर होता है q/v, तो यहाँ से हम v बराबर लिख सकते हैं q/c। तो यहाँ से विभव बराबर स्मॉल q/c है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे विभव हो गया। अभी भी धारिता क्या होगा इस गोले की, 3 केस इसमें लेना पड़ेगा हमको ये प्रूफ करने के लिए। इसका जो होता है u बराबर 1/2 cv², ये प्रूफ करने के लिए हमको 3 केस लेना पड़ेगा। अभी भी धारिता इसकी कितनी है, c है, आवेश पे नहीं निर्भर करता है धारिता, ना ही विभव पे। अब क्या, अब कहे कि t बराबर अनंत पे, अनंत का मतलब ही नहीं कि हरदम रखते गए बहुत ज़्यादा समय बाद, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आवेश पूरे तरीके से इस पे ला दिए हैं, और वो आवेश कितना ला दिए हैं, अब q बराबर q आवेश ला दिए हैं। मतलब कि आप गोले पे, पूरे गोले पे आवेश को फैला दिए हैं, और कितना आवेश ला दिए हैं, जितना लाना था, जितना हमको लाना था। कितना आवेश लाना था, q आवेश लाना था, q आवेश ला करके अब रख दिए इस गोले पे। तो इसकी धारिता कितनी हो गई, v बराबर कैपिटल q/c, सॉरी विभव कितना हो गया, v बराबर कैपिटल q/c। अभी भी धारिता क्या है, अभी भी धारिता क्या है, फिक्स है, c ही है। अब हम कहते हैं कि t बराबर t समय पर हम इसी दूसरे केस को लेंगे। पहला केस क्या था, 0 पे, दूसरा केस क्या था, t बराबर t समय पर, और अब तीसरा केस क्या था, t बराबर इन्फिनिटी पे, यानी कि अनंत पे। लेकिन हम दूसरे केस को लेकर के सॉल्व करेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि हम छोटे छोटे आवेश ला रहे थे, तो पहले आवेश को लाने में, पहले dq आवेश को लाने में हमको कार्य कितना करना पड़ा, w बराबर 0, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे dq लाते गए, हमारा कार्य बढ़ता गया। कहाँ से कि यहाँ विभव भी बढ़ता गया। आवेश आने की वजह से आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। तो धीरे धीरे dq ला रहे थे, तो धीरे धीरे आवेश बढ़ रहा था, आवेश बढ़ने की वजह से विभव बढ़ रहा था, और विभव बढ़ रहा था, तो इस dq को लाने में हमको कार्य ज़्यादा करना पड़ रहा था। अब हमको कार्य से क्या मतलब है, जो हम कार्य करेंगे इस आवेश को लाने में, वही कार्य इसमें स्टोर हो जाएगा, ये हमको मालूम होता है। तो हम यहाँ पे जो कार्य करेंगे, जो इस आवेश को लाने में कार्य करेंगे, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो हम कहे, देखिए हम मान लेते हैं कि हम dw कार्य किए। कैसे, हम छोटे से आवेश को लाने में एक dq ला के रख दिए थे, और फिर dq लाए, तो हमको dw कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, dw कार्य करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हम मान रहे हैं, कहाँ से कि हरदम विभव बदल रहा है, और विभव बदल रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली कार्य नहीं निकाल सकते। हमको मालूम है कार्य बराबर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं v बराबर होता है w/q, जानते हैं ना। तो यहाँ से w बराबर q इंटू v लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये विभव जो है हमेशा बदल रहा है, आवेश बदल रहा है, इसलिए विभव बदल रहा है। तो विभव बदल रहा है तो कार्य हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं ना, हरदम कार्य भी बदल रहा होगा, है कि नहीं। तो कार्य बदल रहा है विभव बदलने की वजह से, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम छोटा सा कार्य कर रहे हैं, छोटा सा आवेश को लाने में कार्य निकालते हैं। तो छोटे से आवेश को लाने में कार्य हम मान लेते हैं कितना है, तो हमारा कार्य है dv, डेल्टा भी, वैसे डेल्टा भी नहीं, यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं डेल्टा भी और इंटू डेल्टा क्यू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सिंपल सा भी। क्यों, क्योंकि dq को लाने में हम बस कार्य निकाल रहे हैं। एक dq ला दिए हैं, दूसरा dq ला रहे हैं, तो कार्य निकाल रहे हैं, ठीक। दूसरा dq ला रहे हैं तो कार्य निकाल रहे हैं, और कब निकाल रहे हैं, जब आवेश q हो गया है। कब निकाल रहे हैं, जब आवेश q हो गया, मतलब कि dq ला करके q आवेश तक ला दिए इसको,
समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि जब हम डी क्यू ला रहे थे, धीरे धीरे ला रहे थे, हम एक बाई एक कार्य नहीं निकाल सकते हैं ना, तो एक बाई एक कार्य नहीं निकाल सकते हैं, तो हम डी क्यू ला करके इस गोले पे कितना आवेश ला दिए, स्मॉल क्यू मान लेते हैं। दूसरा केस अभी ले रहे हैं, स्मॉल क्यू आवेश ला देते हैं। तो स्मॉल क्यू आवेश आने के बाद इसका विभव कितना हो जाएगा वो हम निकालेंगे। ठीक, विभव अभी निकाले हैं क्यू बाई सी, यहीं पे निकाले हैं कि स्मॉल क्यू आवेश लाने तक हमारा विभव हो जाएगा क्यू बाई सी, हमको मालूम है। तो अगर हम स्मॉल क्यू आवेश ला दिए, उसके बाद डी क्यू ला रहे हैं, उसके बाद अब एडिशनल डी क्यू ला रहे हैं, मतलब और डी क्यू ला रहे हैं ताकि ये क्यू तक पहुंच जाए, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू तक पहुंच जाए। तो जैसे स्मॉल क्यू हुआ उसके बाद अगर डी क्यू लाएंगे तो उसको लाने में हमको कार्य निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी क्या है, तो भी जो है ये स्मॉल क्यू के कारण विभव है, जो स्मॉल क्यू इस गोले पे है। ठीक, बस W एक्सटर्नल बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू आवेश, डी क्यू आवेश को लाने में कार्य। ठीक, अब यहां से हम लिख सकते हैं कि भी कितना है हमारा क्यू बाई सी, हम दूसरा केस ले करके चल रहे हैं क्यू बाई सी, और डी क्यू आवेश को यहाँ पे रख सकते हैं डी क्यू। हम कहे कि ये इतना हमको कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे आवेश को ला रहे हैं ना, बहुत छोटे आवेश को ला रहे हैं, इसलिए डी क्यू हमको कार्य करना पड़ेगा। और किसके कारण हमको विभव यहाँ पे है इस गोले पे, तो स्मॉल क्यू के कारण विभव है। तो स्मॉल क्यू के कारण हम विभव निकाले हैं क्यू बाई सी, स्मॉल क्यू बाई सी। हम कहे अतः संपूर्ण कार्य, मतलब कैपिटल क्यू तक लाने में संपूर्ण कार्य, यानी पूरा कार्य हमको कितना करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर समाकलन क्यू बाई सी और डी क्यू। यही ना होता है, यहाँ पे डॉट रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, यही होता है समाकलन। अब कहाँ से कहाँ तक हम आवेश को इस गोले पे ला रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक हमको कार्य निकालना है, तो 0 से Q तक हमको कार्य निकालना है, 0 से Q तक हमको कार्य निकालना है। समझ में आया? हम कहाँ से कहाँ तक, इस गोले पे पहले एक भी आवेश नहीं था, अब हम क्या कर रहे हैं, Q तक आवेश को ला रहे हैं। तो 0 से इस गोले को Q तक आवेशित करने में हमको कार्य निकालना है। 0 आवेश था इस पे, और 0 से Q तक आवेशित करने में कार्य निकालना है। क्या किए, ये कितना हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं ये W एक्सटर्नल हो जाएगा, यानी कुल कार्य हो जाएगा W एक्सटर्नल। ये Q जो है ये फिक्स है, सॉरी C जो है फिक्स है, तो 1/C बाहर निकल जाएगा। समाकलन हो जाएगा किसका, Q DQ का, Q DQ का समाकलन हो जाएगा। समाकलन क्या करता है, कुल कार्य निकालता है 0, और अगर कोई छोटा सा हमको मालूम है राशि तो उसको पूरा संपूर्ण निकालना है तो निकाल सकते हैं। कहाँ से, Q तक। ठीक, 0 से Q तक। अब यहाँ पे देखिए W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, 1/C। अब अगर इसका समाकलन करते हैं, जैसे आपको मालूम है x⁴n और dx का समाकलन होता है x⁴n+1/n+1, ये होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन। यही हम बताए थे, इंटीग्रेशन का रूल बता चुके हैं, एक हम पूरा बेसिक मैथ का एक प्लेलिस्ट ही बनाए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो जब समाकलन करेंगे तो q का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो q+1 यानी कि q1+1 यानी कि q का पावर 2, और बटा में ये n+1 यानी 1+1 यानी कि बटा में भी 2। ठीक, समाकलन करना तो जानते हैं, इतना तो हम लेके चल रहे हैं। 0 से Q तक हमको लिमिट चाहिए। W एक्सटर्नल हमको निकालना है 1/C। पहले अपर लिमिट रखा जाता है, फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे 2 को बाहर ही निकाल लीजिए, 2 यहाँ पे बाहर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 को बाहर निकाल लिए। अपर लिमिट क्या है, कैपिटल Q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। कोई मतलब बनता है 0 का स्क्वायर का? नहीं, तो बस कैपिटल Q का स्क्वायर। तो W एक्सटर्नल बराबर कैपिटल Q स्क्वायर और बाई 2C। ये हमारा फार्मूला W के लिए भी निकल के आया है।
W के लिए अभी हमारा फार्मूला निकल के आया, मतलब हम जो कार्य किए हैं वो कार्य निकल के आया। हमको तो इसकी ऊर्जा निकालनी है ना, संधारित्र की ऊर्जा निकालनी है। तो जानते हैं आप कि W जो होता है, W एक्सटर्नल, ये कितना होता है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल के बराबर होता है। और ये पहले इस गोले पे पहले हमको कार्य कितना किए थे, मतलब पहले इसमें एनर्जी कितना था इस गोले में, तो पहले इस पे कोई आवेश नहीं था, मतलब कोई एनर्जी ही नहीं था। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0। U इनिशियल कितना हो गया, 0 हो गया, यानी बचा क्या, U फाइनल। तो U फाइनल बराबर हम मान सकते हैं कि ये U है, यानी कि एनर्जी है। U बराबर W एक्सटर्नल बराबर U फाइनल। तो यहाँ से सीधा लिख सकते हैं U बराबर Q²/2C। ये क्या आ गया, एनर्जी आ गया इस कैपेसिटर के मतलब क्या बोलते हैं यार, ऊर्जा आ गया। ठीक, इस कैपेसिटर में संचित ऊर्जा आ गया। अब एक चीज हमको मालूम है, हमको मालूम है यहाँ पे कि चूंकि Q बराबर होता है क्या होता है, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम C बराबर Q/V। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q बराबर CV। यहाँ पे क्या है, तो U बराबर हम लिख सकते हैं Q की जगह पे C और V। C और V का स्क्वायर का मतलब C²V²। C और V का Q का स्क्वायर का मतलब C और V का स्क्वायर। Q बराबर होता है CV, तो वो Q का स्क्वायर का मतलब C और V का होल स्क्वायर, तो C²V² बटा में 2C। C से एक C खत्म, यहाँ से लिख सकते हैं U बराबर 1/2 CV²। यहीं से ये फार्मूला आता है 1/2 CV²। तो आपको फार्मूला कौन कौन सा याद करना है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, आप तीसरा ये याद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, हमको C बराबर हमको मालूम है Q/V, ये मालूम है ना। तो हम यहाँ से इस फार्मूले में फिर से लिख सकते हैं U बराबर Q²/2 और गुणे C का मान कितना है, Q/V। Q से एक Q खत्म, U बराबर क्या चला आया, U बराबर Q, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 QV लिख सकते हैं कि नहीं। V जो है ऊपर चला जाएगा, Q एक ही Q कटा था, Q² न था। तो यहाँ से ये तीसरा फार्मूला, ये जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा का फार्मूला आ गया। कितना फार्मूला है, तो ये 3 फार्मूला आपको याद करना है, 1 2 3। U बराबर Q²/2C, U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1/2 QV। ये 3 फार्मूला हमको कैपेसिटर के लिए याद करना है, ऊर्जा के लिए मेन फार्मूला यही होता है। दूसरा, ये ज़्यादातर यूज होता है, पहले बता दे रहे हैं, ये ज़्यादातर यूज होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, U बराबर 1/2 CV²। अब ये दोनों जो फार्मूले हैं बहुत कम यूज होते हैं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन दे देता है कभी कभार। लेकिन आपके पास अगर लॉजिक है तो आप लगा सकते हैं Q बराबर C बराबर Q/V लगा करके और सभी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कहेंगे अब हम समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कैसे इसको निकालें। ये तो हमारा निकल के चला आया गोलीय संधारित्र के लिए। हम कहते देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अगर आपको निकालना है ना, यहाँ पे कुछ बदला नहीं है। गाना निकला है सैयारा कुछ तो बदला नहीं है, वैसे ही यहाँ पे कुछ भी बदला नहीं है। समझ में आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं बदला है। क्या बदला है, देखिए कुछ नहीं बदला है। देखिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, वहां पे अनंत से आवेश ला रहे थे, यहाँ पे हम dq आवेश एक से इसमें से ला करके इसमें रखेंगे, माइनस वाले में से प्लस आवेश ला करके रखेंगे। वैसे तो हम इलेक्ट्रॉन इसमें से ले जाएंगे, वो बाद की बात है। हम प्लस आवेश को मान लेते हैं कि इसमें से निकाल रहे हैं, इसमें से प्लस आवेश निकाल करके ला रहे हैं। प्लस आवेश नहीं निकाला जा सकता, आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ही निकाला जा सकता है जो कि इसमें से निकल के इसमें जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि हम इसमें से प्लस आवेश इधर निकाल के रहा है, तो इधर से इधर आवेश को लाने में पहले dq आवेश लाए, तो पहले dq को लाने में कोई कार्य नहीं इसके विरुद्ध, क्योंकि इस पे कोई आवेश ही नहीं था, तो ये विरोध नहीं करेगा, इसलिए इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो पहले को लाने में कोई कार्य नहीं, दूसरे को लाएंगे कुछ कार्य, फिर तीसरे को लाएंगे कुछ कार्य। इसमें भी 3 केस मानेंगे कि t बराबर 0 पर क्या है, q बराबर 0 है, फिर v बराबर क्या है, 0 है, c बराबर c है, यानी कि धारिता c है, t बराबर t पे क्या है, t बराबर t पे q बराबर स्मॉल q है, v बराबर स्मॉल q/c है। सब ऐसे ही मान के और सेम वही कंडीशन लगा करके, यही है, मान लीजिए कि बस हम समांतर प्लेट संधारित्र बना दिए, फिगर जो है ना गोलीय संधारित्र का
वहाँ के गोलीय संधारित्र के फिगर की जगह पे समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर बना दीजिएगा और सेम यही डेरिवेशन उसका भी है, सेम यही है डेरिवेशन और कुछ नहीं है। इसको भी छाप देंगे बस वही फिगर बना के ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है सेम डेरिवेशन, यही हम भी करेंगे। ठीक, बस यही यहाँ पे गोलीय संधारित्र के लिए प्रूफ किए हैं और ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आ जाए। समझ में आया? और कुछ नहीं है। आवेश को लाना है, उसमें अनंत से ला रहे थे, इसमें एक प्लेट से दूसरे प्लेट के ले जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे भी आवेश को ला रहे थे, यहाँ पे भी आवेश को ला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो दोनों प्लेटों के लिए ऊर्जा के लिए फार्मूला एक ही होता है, 1/2 CV²। याद रखिएगा, इससे सब फार्मूला बना सकते हैं, चाहे एक कोई एक याद रखिए, सब फार्मूला बन जाएगा आपका। U = Q²/2C, ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, तभी आप कोई जो तीनों फार्मूला है वो बना सकते हैं। बनाना हम बता दिए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए भी वही होगा, गोलीय संधारित्र के लिए भी वही होगा, ऊर्जा का मान। और अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, बस 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक किसका, संधारित्रों का संयोजन, और एक शायद डाइलेक्ट्रिक बचा हुआ है, उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे साथ साथ लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।